हेलो नमस्कार साथियों, मैं सौरभ पटेल स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर एसपी पॉइंट में। साथियों, मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूं एंशियंट हिस्ट्री। आपका एंशियंट हिस्ट्री जो बीए थर्ड ईयर का है, एंशियंट हिस्ट्री बीए थर्ड ईयर के जो थर्ड पेपर है, जिसकी बहुत सारे लोगों को कमेंट आ रहा था और बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे भारतीय प्राचीन कला और वास्तुकला का वीडियो लाइए। तो उसी कड़ी में मैं प्राचीन इतिहास जो बीए थर्ड ईयर का थर्ड पेपर है उसका सेकंड यूनिट कंप्लीट लाया हूं, जो कि आप यदि सेकंड यूनिट ना पढ़े हों तो ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपकी सेकंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। एग्ज़ाम बहुत करीब है, ये आपको ध्यानपूर्वक देखना होगा। देखिए, इसमें हम पढ़ाएंगे यूनिट सेकंड में कंप्लीट में मौर्य कला, और मौर्य कला के साथ साथ जो अशोक के स्तंभ थे, अशोक के स्तंभ में जो प्रमुख स्तंभ है सारनाथ का स्तंभ, उसके अलावा आपके स्तूप पढ़ाएंगे। पहले हम बता देते स्तूपों को भी पढ़ाएंगे। स्तूप में आपका जो अमरावती का प्रमुख स्तूप है उसको हम बताएंगे। उसके और इसी वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ जो चैत्र गृह हुआ करते थे, चैत्र गृह जो प्रमुख चैत्र गृह थे और वहाँ के जो आपका मौर्य कला है उसमें जो भी प्रमुख है आपकी कला हैं, जैसे कि आपको चलिए शुरू करके ही बताते हैं। शुरू में ही सारी चीज़ें बता देंगे तो लेक्चर में आपको क्या मिलेगा। तो देखिए, ये है आपका पीडीएफ जो कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। पहले से ही मैं भेज देता हूँ टेलीग्राम चैनल पर, और मैं बताऊँगा टेलीग्राम चैनल पर आप कैसे इसको जा कर के ले सकते हैं। और मौर्य कला, सबसे पहले हम मौर्य कला पढ़ाएंगे, उसके आगे सेकंड यूनिट का हर एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे। वीडियो भले ही लंबा हो जाए साथियों, लेकिन आपको वीडियो छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में बहुत कारगर होगा ये वीडियो आपके लिए। तो देखिए, सबसे पहले मौर्य कला में कलाएं दो प्रकार की थी। मौर्य कला में पहला आप लिखेंगे राजकीय कला साथियों, दूसरा था लोक कला। अब इन दोनों में अंतर क्या है थोड़ा इसको समझ लीजिए। राजकीय कला में हम क्या लिखेंगे, आप तो ये सारी चीज़ें याद तो कर नहीं पाएंगे, और याद कर लिए तो उससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। लेकिन यदि आप इसको नहीं याद कर पाए तो आप मौर्य कला जब लिखेंगे, मौर्य कला आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो सीधे आप हेडिंग डालेंगे मौर्य कला, और उसके बाद नीचे दो लाइन खींच करके दोनों तरफ लिखिएगा, एक तरफ राजकीय कला और एक तरफ लोक कला। राजकीय कला में वो चीज़ें लिखाई जाती हैं जो राजाओं द्वारा बनवाए गए थे, वहाँ के प्रशासन द्वारा बनवाई गई थी, उस समय के प्रशासन द्वारा। तो राजकीय कला में आपको राजप्रसाद स्तंभ और उसके अलावा गुहा विहार, ये सारी चीज़ें क्या है, गुहा विहार स्तूप स्मारक, ये सारी चीज़ें वहाँ के शासकों ने बनवाया था, वहाँ के राजाओं ने बनवाया था, इसीलिए इसके राजकीय कला कहा जाता है। जैसे आज के समय में सरकार यदि कोई कार्य करवाती है तो उसके राजकीय संपत्ति कहा जाता है, राजकीय संपत्ति अर्थात गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। तो उसी प्रकार से लोक कला सेकंड वाला था। लोक कला में जो लोगों द्वारा बनवाया गया था, बहुत जगह बहुत सारी मूर्तियाँ, बहुत सारे खिलौने, बहुत सारे आभूषण और यक्ष पक्षी की मूर्ति, तो ये सारे चीज़ें जो वहाँ के लोगों द्वारा बनवाया गया था, मौर्य कला के लोगों द्वारा, वो लोक कला में आता है। और ये चीज़ें जैसे हैं कि आपको कुछ फिगर वगैरह भी बनाना आएगा तो आप ज़रूर बनाइएगा, जिससे आपके नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। फिगर में आप ऐसे एक गृह बना लीजिएगा, जो कि गृह ये देव सदन है, इसको हम लोग कहते हैं। पूरे इसमें सारी चीज़ें हैं जो कैसे क्या हुआ करता था वो दिखा देते हैं। तो देखिए, ऐसे स्तूप की तरह एक बना होता था, जिसको सबसे ऊपर ये चीज़ जो बनी होती थी इसे धर्मिका कहते हैं, जो देव सदन होता था, देव सदन इसको बोलते थे। उसके बाद एक ऐसे ही फिगर बनाएगा, उसमें ऐसे जो ये चीज़ें हैं इसको अंडभाग कहते हैं। और सोयान क्या होता था, जो आपके ऊपरी हिस्से पर ये ऐसे बना हुआ करता था छत के सामने, और सीढ़ी भी आपकी बनी हुई होती थी, उसके बगल में आपको चबूतरा दिख जाएगा। और प्रदक्षिणा पथ जो होता था ये नीचे का हिस्सा हुआ करता था। और ये फिगर मैं अभी पूरा दिखा देता हूँ। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बुक में ये चीज़ आपको दिख जाएगी, ठीक है, ये चित्र आपको बुक में दिख जाएगी। चित्र पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, ये देखिए, ये ऐसा ही चित्र है कुछ, जो कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। यदि आप इसको बना लिए तो आपका जो है आधा नंबर इसी से मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे मौर्य कला और ईरानी स्तंभ, मौर्य स्तंभ और ईरानी स्तंभ में अंतर। ये चीज़ आगे चलकर भी हम अभी इसी वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बता दें मौर्य स्तंभ और ईरानी स्तंभ में बहुत डिफरेंट क्यों है और इसको लेकर तुलनाएं क्यों हुई हैं, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। सबसे पहले थोड़ी बता दें बात कि मौर्य कला जो था वो एकात्मक था, एक पत्थरों से बना था। और क्या है, ईरानी स्तंभ वो दो पत्थरों को जोड़कर बना हुआ करता था। और ये पत्थर कितने लंबे चौड़े और कौन से पत्थर से मिलकर ये बना हुआ करता था, सारी चीज़ें डिटेल्स में भी हम शेयर करेंगे आपसे।
और इसके अलावा मौर्य स्तंभ जो होते थे वे स्वतंत्र होते थे और ईरानी स्तंभ स्वतंत्र नहीं थे। और यष्ट पर कोई अलंकरण नहीं था मौर्य कला वाली मूर्ति में, मौर्य स्तंभ में। और इसमें बेल बूटे बने हुए थे, किसमें, ईरानी स्तंभ में। और मौर्य स्तंभ में ऊपर चक्र और बैल, चक्र व बैल, हाथी के चित्र बने हुए थे। बल्कि जो ईरानी स्तंभ था उसमें घंटा बना है और शीर्ष पर या सादा है, मतलब ऊपरी शिखर पर वो सादा है। अब हम सीधे मौर्य स्तंभ की ओर ले चलते हैं और मौर्य स्तंभ की जो सारे नमूने हैं उसको मैं बताते हैं। देखिए साथियों, मौर्य स्तंभ में सबसे पहले आपको बता दें, मौर्य काल का सर्वश्रेष्ठ नमूना जो सम्राट अशोक के द्वारा बनवाए गए पत्थर के विभिन्न स्तंभ हैं। मौर्य कला का सर्वश्रेष्ठ यही कला है कि वहाँ के द्वारा जो सम्राट अशोक के द्वारा बनवाए गए जो पत्थर के विभिन्न स्तंभ थे, वही मौर्य काल का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना जाता है, वही सबसे प्रसिद्ध है एक मान ले तो अब हम एकास्मक पाषाण स्तंभ की बात करेंगे। तो उस वक्त के समय में जो वो बनवाए थे सबसे अच्छे वास्तुकला जो थी वहाँ की मौर्य कला की और जो स्तंभों में, तो वो एकास्मक पाषाण स्तंभ था। एकास्मक पाषाण स्तंभ का मैंने पहले ही अभी बता दिया कि जो एक पत्थरों से बना हुआ स्तंभ हुआ करता था और इसके निर्माण में क्या होते थे, इसके स्तंभों के निर्माण में की परंपरा में वैदिक परंपरा से ही प्रचलित थी, क्योंकि स्तंभों का निर्माण लगातार वैदिक परंपरा से ही प्रचलित थी। और साम्राज्य की सीमा निर्दिष्ट करने तथा पवित्र बौद्ध स्थलों को चिरस्मरणीकरण बनाने के लिए उसने एक ही पाषाण खंडों को तराशे गए और प्रस्तर खंडों का प्रशय किया। कहने का मतलब ये प्राचीन अपनी गरिमा को बरकरार रखने के लिए, अपने जो पहचान है उसको रखने के लिए और वैदिक पवित्र बौद्ध स्थलों में जानने के लिए इस क्या बनवाया, एक ही पाषाण खंडों को तराशे गए पत्थरों द्वारा बनवाया। और इसके अलावा अशोक के स्तंभों की संख्या आपको अगर यदि बताई जाए, जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ये सारे डाटा, ये सारे फैक्ट आप जरूर एग्जाम में लिखिएगा। तो अशोक के स्तंभों की यदि हम बात करेंगे तो अशोक के स्तंभों की निश्चित कोई संख्या नहीं है साथियों। यह लगभग आपको मान ली जाएगी 30 रही होगी, लगभग में यह माना गया है 30 रही होगी, जो कि इसको सुरक्षित रूप में जो प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 15 रही हैं। तो 15 जो स्तंभ हैं वे सुरक्षित मानी गई हैं। और ये 2 प्रकार की होती थी। स्तंभ कितने प्रकार के होते थे? 2 प्रकार के होते थे। पहला जो प्रकार था स्तंभों के, अशोक द्वारा स्तंभ जो बनवाए गए थे, पहला प्रकार स्तंभ जिन्हें धमलिपियाँ खुदी हुई हैं, धमलिपियाँ खुदी हुई है पूरे स्तंभ पे, और स्तंभ बहुत विशाल और बहुत बड़ा हुआ करता था। वो सारी चीज़ें मैं बताता हूँ अभी, कितने बड़े होता था, उसकी लंबाई कितनी थी और कितना मोटा कितना चौड़ा, सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। दूसरा क्या स्तंभ था, स्तंभ के प्रकार में पहला जिसमें ऐसे स्तंभ जिसमें धमलिपियाँ खुदी हुई हों, और दूसरा क्या था, ऐसे स्तंभ जो बिल्कुल सादे हुआ करते थे। तो ये 2 प्रकार के स्तंभ हुआ करते थे। और उसके अलावा पहले प्रकार में तितली, मोर और क्या है, टोपरा, इलाहाबाद, लौरिया, नंदगढ़ में जो है ये है तितली, मोर, टोपरा बना हुआ है। इलाहाबाद, लौरिया, नंदगढ़ में ये है, और लौरिया राज रामपुरवा सिंह शीर्ष भी है आपके पास। और साथ ही साथ आपको बता दें, सारनाथ लुम्बिनी में भी आपके इनके एक प्रमुख स्तंभ मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध स्तंभ है। और दूसरे प्रकार के स्तंभ में बात करें, रामपुरवा बैल शीर्ष में है, जिसमें बसाड़, कौशल आदि प्रमुख हैं। तो इस सभी स्तंभ को चमकदार एवं लंबे सुडौल एकास्मक के बने हुए हैं। कहने का मतलब ये जो सारे स्तंभ मैं बता रहा हूँ, दोनों प्रकार के स्तंभों की बात कर रहे हैं। ये दोनों प्रकार के स्तंभ क्या होते थे, बहुत सुडौल और चमकदार एवं बहुत लंबे हुआ करते थे। साथ ही साथ ये इनकी जो एकास्मक कला थी, एक ही पत्थर से बने हुए होते थे। इतने लंबा, इतना विशाल, इतना सुडौल और इतना चमकदार जो इनका स्तंभ था, अशोक के स्तंभ, वे वाकई में बहुत ही गौरवपूर्ण रहा है। क्योंकि ऐसा नक्काशी करके और इतना सफाई से बनाना उस वक्त की प्राचीन संस्कृति में आज के दौर में बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित करता है। और उसके अलावा आपको बताएं कि ये एक ही पत्थर से पूरा जो लंबाई थी, एक ही पत्थर को काट कर बनाया जाता था। नीचे की ओर जो था क्रमशः पतले होते थे, क्योंकि
आपको आप लोग देखे होंगे नीचे की ओर क्रमशः जो पतले होते थे और सभी स्तंभ अपने पूर्ण स्वतंत्रता में हुआ करते थे। और ये किस चीज़ से बना हुआ करते थे, सबसे बड़ी बात आपके सामने आती है कि आखिर एक पत्थर को इतना अच्छे से उसे चमकदार बनाना और उसकी नक्काशी इतना बेहतरीन तरीके से करना और साथ ही साथ वो इतना विशाल बनाना, वो एक ही पत्थर का। तो कौन से पत्थर ऐसा हो सकता है, वो हो सकता है चुनार। चुनार के बलुआ पत्थर, ये चुनार आपका मिल जाएगा इलाहाबाद से आगे जाएंगे तो आपका चुनार मिलेगा। एमपी क्षेत्र लगाता है चुनारगढ़ का किला, आप लोग जानते होंगे। तो चुनारगढ़, चुनार में ही चुनारगढ़ का किला है। और चुनार में जो बलुआ पत्थर मिलते थे, ये बलुआ पत्थर बहुत ही मजबूत पत्थर माने जाते हैं। और इनके स्तंभों की जो लंबाई हुआ करती थी वे 35 से 50 फीट लंबी हुई करती थी। आप सोचिए, लगभग आज के 2-3 मंजिला मान लीजिए एक घर, इतनी बड़ी एक स्तंभ, वो भी एक पत्थर से बना हुआ। और प्रत्येक का वजन 50 टन होता था। प्रत्येक का वजन कितना होता था, 50 टन। ये सारे आंकड़े, ये सारे डाटा आपको जरूरी याद रखना होगा। और अशोक युगीन स्तंभों में निम्न भाग दृष्टिगोचर होते थे, जिसमें कि कुछ पॉइंट आपको बता दें। एकात्मक स्तंभ यष्टि, और दूसरा क्या था कि यह स्तंभ यष्टि के ऊपर अधोन्मुख स्थापित कमल के घंटे आकृति, और अगला जो है स्तंभ पट्टिका फलक पर और शीर्ष पर जो होते थे पशु शीर्षक अध्ययन की दृष्टि से भाग 3 भुजाओं में विभाजित किया गया था। तो इस प्रकार से कुछ जो है आकृतियाँ उस पर बनाई गई हैं। और नाल यष्टि में भी समाप्त होने पर अधोन्मुख कमल की आकृति, जिसे कुछ विद्वान घंटे की आकृति मानते हैं, ऊपर की तरफ तांबे की कील से स्तंभ पर यष्टि किया गया है और शीर्ष भाग पर स्थित घंटाकृत को जोड़ा गया है तांबे की कील से। और उसके अलावा कमल की आकृतियाँ जो बनी हुई हैं मोटी चौड़ी हैं, जिसकी वर्तुल सतह पर पक्षी और बेलबूत चक्र आदि ये सब उत्कीर्ण किए गए हैं उसी स्तंभ पर। तो ये स्तंभ की प्रमुख विशेषताएं हैं। और उसके अलावा अभी और सारनाथ का स्तंभ हम आपको बताएंगे। सारनाथ के स्तंभ में बहुत सारी खासियत हैं, वो भी मैं सारी चीज़ें समझाऊंगा। और साथ ही साथ साथियों, यदि आप हमारे लेक्चर में बने हैं ध्यानपूर्वक, तो आपका सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता। आप हमारे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि आपको यहाँ साइड में रेड दिख रहा होगा। तो वहाँ जा कर के तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिए और फिर आप हमारी वीडियोस को हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप हमारे चैनल से हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे। आपको बताते चले कि चौकी के ऊपर बिछाई गई राउंड में निर्मित पक्षों की आकृतियाँ बनाई गई, पशु की आकृतियाँ बनाई गई है। वृषभ के एवं हाथी की भी आकृति इस स्तंभों पर बनाई गई हैं, जिसके विभिन्न स्तंभों का वर्णन किया जा सकता है। लौरिया का वर्णन किया जा सकता है, जो लौरिया में है। लौरिया के स्तंभ में शीर्ष नष्ट हो गया है, क्योंकि वहाँ पर टीपी चंद्रा के अनुसार बताया गया है कि गरुड़ की आकृति रही होगी, जिस पर सिंह संकिसा की हाथी एवं रामपुरवा के ऊपर शीर्षों की आकृतियाँ अशोक के स्तंभ में वास्तु तथा लक्षण की दृष्टियों का अनुपम है। इसका मतलब है कि वहाँ जो लौरिया में स्तंभ है आपका एक अशोक का स्तंभ, वहाँ पर शीर्ष जो है वो धड़ जो है उसका वो नष्ट हो चुका है, जिनमें माना जाता है कि उस स्तंभ पर क्या कहते हैं गरुड़ की आकृति रही होगी। माना जाता है कि इसके अनुसार ये गरुड़ की स्थिति टीपी चंद्रा ये आपके इतिहासकार हैं। अब हम डायरेक्ट चलते हैं आपकी सारनाथ का स्तंभ के ऊपर। सारनाथ का स्तंभ साथियों, इतना ही आपके अशोक के स्तंभ के विशेषताएं ही बताने में आपका जो कि चला गया 13 मिनट। अभी आपका वीडियो लंबा हो जाएगा साथियों। आप वीडियो को ध्यानपूर्वक और धैर्य बना करके अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। बाकी हम तो आपके लिए पढ़ा देते हैं, आपको बता देते हैं, ताकि आप सभी इसको समझ लें, एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा कर सकें। देखिए, अशोक के स्तंभों में सबसे प्रमुख एवं सबसे सर्वश्रेष्ठ स्तंभ माना जाता है कौन सा स्तंभ? सारनाथ का स्तंभ। सारनाथ का स्तंभ माना गया। सारनाथ के स्तंभ की मुख्य विशेषताएं जो है उसके शीर्ष भाग में है। सारनाथ की मुख्य विशेषताएं उसके शीर्ष भाग में है। शीर्ष भाग में आखिर क्या है तो ये समझिए, शीर्ष भाग जो है वो मुख्य गोलाकार भाग के रूप में है। ऊपर क्या हुआ है, कमल का फूल बना हुआ है। ऊपर जो उसके ऊपर पत्थर की गोल पट्टी है, जिसके चारों दिशाओं में चौकोर तीलियां वाले चक्र बनाए गए हैं। ये है सारनाथ के स्तंभ की विशेषताएं। ऊपर गोल पट्टी बनी हुई है और कमल का फूल बना हुआ है। चारों दिशाओं में चौकोर तीलियों वाले क्या बनाए गए
गए हैं, चक्र बनाए हुए हैं और उनके बीच के स्थानों में 4 दिशाओं में हाथी, सांड, गेंडा, घोड़ा आदि सिंह, सिंह मतलब शेर बने हुए हैं। चारों दिशाओं में हाथी, सांड, घोड़ा और सिंह बने हुए हैं इस स्तंभ में, सारनाथ के स्तंभ में ऊपरी हिस्से पे और चारों तरफ। और उसके अलावा 24 तीलियों वाले चक्र भी बने हुए हैं, जिसका मुख्य सिद्धांत है वे 24 जो तीलियां हैं वे बौद्ध धर्म के 24 मुख्य सिद्धांतों के प्रतीक माने गए हैं। यदि आप बौद्ध धर्म पढ़े होंगे तो बौद्ध धर्म में आपको ज्ञात होगा कि 24 स्तंभ जो मुख्य सिद्धांत दिए गए हैं बौद्ध धर्म में, वो चीज़ों को ये इंगित करता था। कौन? ये 24 तीलियाँ जो आपके सारनाथ के स्तंभ में ऊपर ही और चारों तरफ मिल जाएंगे। ये 24 तीलियाँ उसी 24 बौद्ध सिद्धांतों की प्रतीक हैं। और आखिर इतना बौद्ध को प्रतीक और बौद्ध की पहचान देना आखिरकार अशोक क्यों ऐसा कर दिया था? तो आपको यदि अशोक के बारे में आप जानते होंगे तो अशोक जो था बाद में धर्म प्रवर्तक किसका हो गया था? वो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। उसने सारे मार काट छोड़ दिए थे अंत में, तो वो बौद्ध का प्रचारक बन बैठा। उसके बाद जो तीलियाँ मैंने बता दिया और इसके बीच में बना प्रत्येक चिन्ह हाथी उनके माता के गर्भ में आने की जो पहचान बताता है, और सांड की उनकी यौनावस्था और तथा घोड़ा की उनकी गृहावस्था और सिंह को उनके पूर्ण शक्ति को प्राप्त कर लेने के प्रतीक हैं। इस चित्र में जो कि आपकी जो तीलियाँ बनी हुई है, जो चक्र बने हुए, चक्र के बीच का जो हिस्सा है उसमें हाथी उनके माता के गर्भ में आने का और सांड उनकी यौनावस्था का और घोड़ा उनके गृहत्याग का और सिंह उनके पूर्व शक्ति को प्राप्त कर लेने का प्रतीक है। ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम में ज़रूर लिखनी है। बहुत कहानी की तरह आप समझ लेंगे तो लिख पाएंगे। साथ ही साथ जो इस पर गोल पट्टी है उसके चारों ओर चारों दिशाओं में मुख बनाए गए हैं। किसके मुख हैं? चारों दिशाओं में सिंह के मुख बनाए गए हैं, जो कि शेर जिसको आप लोग कहते हैं, क्योंकि एक दूसरे की पीठ की ओर किए हैं। जैसे कि जो आपका अशोक का स्तंभ है, जो आपका स्तंभ पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखती है, जिस स्तंभ के पीछे IAS PCS परेशान रहते हैं, जैसे कि आप उस स्तंभ को जानते ही होंगे, जिसके चारों दिशा जो आपके रुपये में बना हुआ होता है आपका अशोक स्तंभ है, जो कि आप देखे होंगे बहुत जगहों पर। तो वो अशोक स्तंभ जो आपकी दिल्ली के संसद पर बना हुआ है। और ये स्तंभ कैसे बने हुए करते थे? ये हुआ करता था एक दूसरे की पीठ की ओर किए हुए, एक दूसरे के सहारे इस 4 सिंह खड़े हुए हैं चारों तरफ देखते हुए, और जो चारों दिशाओं की बुद्धि शक्ति के प्रतीक हैं। ये अशोक के जो स्तंभ में, जो सारनाथ के स्तंभ में जो सबसे ऊपरी हिस्से में स्तंभ के चारों तरफ पीठ एक दूसरे के ऊपर पीठ किए हुए जो 4 सिंह बनाए गए हैं, ये 4 बौद्ध शक्ति के प्रतीक हैं। चारों ओर चारों दिशाओं में बुद्ध शक्ति के प्रतीक हैं। इन सिंहों की पीठ पर 32 तीलियों वाला चक्र भी बनाया गया है। इन जो शेर हैं, जो ये जो आपको सिंह मिल जाएंगे, ये सिंह के पीठ पर 32 तीलियों वाला चक्र भी बना हुआ है, जिसका केवल एक भाग है टूटा हुआ प्राप्त हो सका है। और यह ऊपर की ओर क्या करते थे? ऊपर की ओर धर्म की विजय के प्रतीक हैं। ये शक्ति ऊपर धर्म की विजय के प्रतीक है। और सिंहों के पीठ पर धर्म के चक्र का होना यह संकेत देता है कि संसार में आध्यात्मिक शक्ति सर्वश्रेष्ठ है। हिंदू तथा जैन परंपरा में भी इन चारों पशुओं को मांगलिक दृश्यों में दिखाया गया है, बहुत सारे पूजा प्रथाओं में दिखाया गया है। बौद्ध परंपरा में इन चारों पशुओं को ब्रह्मांड प्रतीक के अनवरत सरोवर बताया गया है, जिनमें बुद्ध ने स्थान भी दिया है कि चारों ओर रक्षक कहे गए हैं बुद्ध के समय में। और चारों जहाँ से 4 महानदियाँ निकलती हैं, प्रत्येक पशु का स्तंभ एक एक चक्र से है, जो कि एक एक नदियों को पहचान देता है। और चक्र प्रारूपी पुरुष है। इस प्रकार यह सभी चित्र अत्यंत आकर्षक एवं सुंदर थे। आपको बौद्ध सारनाथ का जो स्तूप था, सारनाथ का जो आपका स्तंभ था, अशोक का स्तंभ, इसको मैंने बताया। अब ये क्या है कि इसमें कुछ विद्वान जैसे मार्शल ने अपने शब्दों में कुछ कहा है। मार्शल के शब्दों में, सारनाथ का सिंह शीर्ष यद्यपि अद्वितीय नहीं है, तथापि 3री शताब्दी ईसा पूर्व में संसार की कला जितना विकास हुआ था उससे यह सर्वाधिक विकसित
कलाकृति है और उसमें यह सर्वाधिक विकसित कलाकृति है जिसके शिल्पी की पीढ़ियों का अनुभव प्राप्त हुआ। इससे पता चलता है कि आपकी आगे आने वाली जो पीढ़ियाँ थी, आगे आने वाली जो शताब्दी थी, उनमें भी इतना कलाकृति, इतना विकसित कलाकृति नहीं देखने को मिलता है जितना आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। अब हम आपको बताते हैं मौर्य स्तंभ के बाद जो आपका सारनाथ के स्तंभ के बाद मौर्य तथा ईरानी स्तंभों में अंतर। देखिए साथियों, हम आपको बता दें कि मौर्य तथा ईरानी स्तंभों में अंतर क्या है। पहले भी मैं थोड़ी एक दो पॉइंट का अंतर लाया था जिसमें आपको बेहतरीन तरीके से पूरी चीज़ें विश्लेषण में नहीं समझाए थे, लेकिन अब आपको ये जरूर लिखना होगा एग्जाम में, मौर्य तथा ईरानी स्तंभों में अंतर आखिर क्या था, क्या तुलना थी एक दूसरे में। तो उसको समझेंगे, उसके बाद हम स्तूपों की ओर चलेंगे, फिर आपको चैत्यगृह बताएंगे। बस वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आप धैर्य बनाकर बैठेंगे तो आज आप पूरा मौर्य स्तंभ और मौर्य कला, अशोक स्तंभ, अशोक स्तूप और आप जो वास्तुकला की बहुत सारी चीज़ें हैं, राख और कट की गुफाओं में और कुषाण कला, कंधार कला, सब बता देंगे आप यदि हमारे साथ जुड़े रहे बस। तो देखिए, मौर्य तथा ईरानी स्तंभों के अंतर क्या थे। स्तंभों में साथियों बता दें कि वास्तुकला की सबसे अच्छे उदाहरण सर जॉन मार्शल और पारसी ब्राउन स्टेला कमरिया जैसे विद्वानों ने दिया है। इसमें बताते हैं कि यह सही है कि नहीं, क्योंकि ईरानी ये सही नहीं बताते हैं, बहुत सारी चीज़ें गलत बताते हैं और बहुत सारे मतभेद भी रहे हैं, क्योंकि हमें ईरानी अशोक के स्तंभ में कई मूलभूत अंतर दिखाई देते हैं, जो इनमें कुछ इस प्रकार का अंतर है। क्योंकि कई जो आपके ये सर जॉन मार्शल हो गए और पारसी ब्राउन हो गए, स्टेला कैम्ब्रिया हो गए, कैम्ब्रिज हो गए, ये सारे विद्वान जो है ईरानी स्तंभों के बहुत ही अलग बताते हैं और आपके जो अशोक स्तंभ, अशोक के द्वारा बनवाए गए स्तंभ है, इसको बहुत अलग बताते हैं, बहुत सारी भिन्नता बताते हैं। लेकिन उसमें जो है कि अशोक के स्तंभ में जो चीज़ें हैं उसकी बहुत ही गुणगान नहीं कर पाते हैं, जो कि बाद में कुछ इतिहासकारों ने इसे स्पष्ट किया। और साथ ही साथ ये चीज़ें हैं कि मौर्य स्तंभ है, सबसे पहले मौर्य स्तंभ एकास्मक था। एकास्मक याद कर लीजिएगा, या एक पत्थर से बनाए गए थे। इसके विपरीत ईरानी स्तंभों के पत्थर जो थे वे 2 पत्थर जोड़कर बनाए गए थे, कई पत्थरों को जोड़कर बनाया गया था। जो उनके स्तंभ हुआ करते थे ईरान में, वो सारे कई पत्थरों से जोड़कर बनाए जाते थे। लेकिन आपके भारत की जो स्तंभ हैं, जैसे अशोक के स्तंभ, सारनाथ का स्तंभ, ये सिर्फ एकास्मक है, एक पत्थरों से बना हुआ है, पूरा इतना लंबा विशाल। और मौर्य स्तंभ में स्वतंत्र रूप में बनाए गए हैं। मौर्य स्तंभ जो हैं, मौर्य कला में जो स्तंभ है वो स्वतंत्र रूप में बनाए गए हैं। ईरानी स्तंभ कई इमारत का एक हिस्सा है। और साथ ही साथ मौर्य जो स्तंभ थे, ये यष्टि वाले भाग पर अलंकरण नहीं होता है, नहीं मिलता है, बल्कि रस्सी की आकृति, फूल पत्ती की आकृति आपको मिलती है। कहाँ पर? ईरानियों में। और मौर्य स्तंभ पे सबसे खास विशेषता है कि पूर्ण घट का जो है अवांग मूर्खा कमल है जो ऊपर की, और ईरानी स्तंभों में क्या है, चौकी पर दिखाया गया है। अशोक के स्तंभ में जो है पूर्ण स्तंभ पर क्या दिखाया गया है, अवांग मूर्खा कमल दिखाया गया, एक कमल दिखाया गया, लेकिन ईरानियों के स्तंभों में चौकी पर दिखाया गया है। किस पे? चौकी पर दिखाया गया है उनके स्तंभ को। उसके अलावा अशोक स्तंभ की सबसे प्रमुख विशेषताओं में आता है कि जो अशोक के स्तंभ थे उस पे शीर्ष पर पशुओं की अलंकृतियाँ पाई गई हैं, जबकि ईरानी स्तंभों पर मानव की कृतियाँ पाई गई हैं। ये जरूर फैक्ट लिखिएगा। जो अशोक के स्तंभ हुआ करते थे उनके शीर्ष पर पशुओं की आकृतियाँ मिलती हैं, और उसके जो ईरानियों के थे तो उनके स्तंभों में मानव की आकृतियाँ मिलती हैं ऊपरी शीर्ष पर। और साथ ही साथ एक मूलभूत अंतर और बताते चले, अशोक के स्तंभ बिना चौकी के आधार को भूमि पर टिकाए गए थे, जबकि ईरानी स्तंभ क्या किए गए थे, चौकी पर टिकाया गया था। चौकी पर टिकाया गया। चौकी मतलब 4 पावों वाला कहने का मतलब 4 पावों पे एक स्तंभ को टिका देना। तो ये होता है कि आपका चौकी। और आपका जो मौर्य का स्तंभ था, अशोक का स्तंभ था, वो बिना चौकी के थे, आधार उनका सीधा ज़मीन पर था। तो इस प्रकार के स्तंभ थे। और साथ ही ईरान स्तंभ गड़ारीदार थे, किंतु अशोक के स्तंभ स्पष्ट रूप से हैं कि अशोक स्तंभ शीर्ष जो था वो उस पर बने पशुओं की
आकृतियाँ विशेष प्रतीकात्मक हैं, जो कि समुचित व्याख्या करता है भारतीय परंपरा की। और यह संभव है कि ईरानी स्तंभों में शीर्षकों के प्रतीकात्मक नहीं है, क्योंकि ईरानी स्तंभ शीर्षकों में कोई प्रतीकात्मक नहीं है। इस प्रकार हम अशोक के स्तंभों को ईरानी स्तंभों की नकल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि स्पूनर का विचार है कि मौर्य स्तंभों पर जो चमकदार पालिश है वह विश्व के, आपको बता दें कहीं कहीं बताया गया अशोक के जो स्तंभ हैं वे ईरानी स्तंभों के नकल किए गए हैं, लेकिन स्पूनर जैसे विद्वान इतिहासकार कहते हैं मौर्य स्तंभों पर जो चमकदार पालिश है वह ईरानी से नहीं ग्रहण किया गया है। लेकिन वासुदेव सरर अग्रवाल जो आते हैं उन्होंने कहा है, जिनकी बुक आप लोग पढ़ते हैं वासुदेव सरर अग्रवाल जी, वे कहते हैं कि अग्रवाल ने कहा है स्तंभ सूत्र तथा महाभारत में ऐसे उदाहरण खोज निकाले हैं जिसमें स्पष्ट होता है यह पालिश भारतीयों को बहुत पहले ही ज्ञात थी, क्योंकि आपके महाभारत रामायण जैसे परंपराएं में उस समय की प्राचीन सभ्यता में ये चीज़ें पहले से ही हुआ करती थी। ये कौन खोज निकाला? आपके राम शरण अग्रवाल ने, वासुदेव सरर अग्रवाल ने। और पिपराहता बौद्ध स्तूप की धातु, गर्म मंजूषा एवं पटना की प्रतिमाएं, लोहनीपुर के स्तंभ जैन तीर्थकरों ने घड़ आदि चमकीले पालिश में लगाई गई हैं। ये सारे उदाहरण दे दिए ताकि ये साक्षात मिल जाए कि हाँ, भारतीयों के अंदर इतनी कला थी, इतने निपुण थे कि वे किसी की नकल नहीं करते थे, वे स्वयं अपनी चीज़ें अपने से बनाते थे, जो कि आज पूरे विश्व में धरोहर है, विश्व की धरोहर है। बहुत ही गौरवपूर्ण इतिहास भारत का है। और उल्लेखनीय तथ्य यह है कि मौर्य युग में अंतर भारत के विभिन्न स्थलों वाले रंगों वाले चमकीले भांड मिलते हैं, जिसका समय 600 से 200 ईसा पूर्व बताया गया है। इतना प्राचीन समय 600 ईसा से 200 ईसा पूर्व, वो भी कई रंगों वाले भांड बताए गए हैं जो कि बहुत पहले हुआ करते थे प्राचीन समय में। अब हम यह बर्तनों में भी पालिश प्राचीनता दिखती है, बहुत सारे बर्तनों में भी। और पालिश का ये चीज़ें जो है वासुदेव सरर अग्रवाल कई शब्दों में कहते हैं कि अशोक स्तंभ जो है उनकी परंपरा जो गढ़ था वे बहुत ही अलग प्रकार के नक्काशी का प्रयोग करते थे। मौजूदा बौद्ध साहित्य में महाभारत में भी स्तंभों को उल्लेख मिलता है जो सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थानों में लगाए जाते हैं। तो इस प्रकार से यह समझ में आ जाता है कि हाँ, वाकई में ये जो स्तंभ बनवाए गए थे अशोक के द्वारा ये स्वनिर्माणित थे, स्वनिर्मित थे, क्योंकि इस तरह की जो अलंकृतियाँ हैं, इस तरह की जो कृतियाँ हैं वे बहुत प्राचीन समय में हमारे भारत में पहले ही देखने को मिली है। अब हम सीधा मूव करेंगे स्तूप की ओर। स्तूप क्या होते थे? स्तूप के प्रकार क्या होते थे? शारीरिक स्तूप होते थे जिनमें दंत, केश, नाखून, अस्थि ये सारी चीज़ें बनी होती थी। और परिभौमिक स्तूप हुआ करते थे जिसमें भिक्षा पत्र, भीतर घसंघाटी, चरण पादुक आदि बने हुए थे। और तीसरा प्रकार का जो स्तूप हुआ करता था वे उद्देशिक स्तूप हुआ करता था, जो बोध गया, सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर में मिलता है। साथ ही साथ पूजार्थक स्तूप मिलेगा जिसमें संकातिपक होते थे। जैसे स्तूपों के विविध अंग ऐसे ही हुआ करते थे। ये देखिए आपका स्तूप का अंड भाग है। ये स्तूप आप जरूर बनाइएगा। यदि स्तूप से क्वेश्चन बना, एक स्तूप पक्का 100% आपको बनाना होगा। आप बुक में उसका फिगर देख लीजिए। स्तूपों को आप गूगल पे भी जाकर देख सकते हैं। और धार्मिक देव सदन ऐसे हुआ करते थे। ये चीज़ें आप ज़रूर बना सकते हैं। और सांटे की छत्रावली जो थी वो इस तरह से थी। ऐसे ही फिगर आप बना देंगे तो जो जांचने वाला होगा एग्जामिनर, उसको भी ये चीज़ें लगेंगी कि वाकई में विद्यार्थियों को कुछ नॉलेज है, उसके माइंड में पूरा फिगर है, पूरा साक्षात वो दिखाना चाहता है कि कैसे स्तूप हुआ करते थे, चैत्यगिरी कैसे हुआ करते थे, स्तंभ कैसे हुआ करते थे। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। वीडियो 25 मिनट के ऊपर हो चुका है, फिर भी आप यदि धैर्य बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो फिर से कह रहा हूं साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप हमारे से जुड़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, जहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ PDF ये मिल जाएगा। और उसके अलावा आपको वहाँ से सबसे प्रमुख चीज़ क्या मिलेगी कि टेलीग्राम चैनल पे हमारे लगातार जो अपडेट होगी वो मिलेगी। और आप हमारे डिस्क्रिप्शन में ही सोशल मीडियाज़ के लिंक पाए जाएंगे, इंस्टा, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप ग्रुप, सारी चीज़ों से आप हमसे जुड़ जाइए। आपके लिए मैं हमेशा आपकी हेल्प के लिए तैयार हूँ। अब आगे की ओर चलेंगे साथियों।
बहुत लंबा नहीं होना चाहिए वीडियो। बाकी अमरावती का स्तूप आप समझ लीजिए। अमरावती का स्तूप, स्तूप में अमरावती का स्तूप जो था वो सर्वाधिक प्रसिद्ध था, क्योंकि आंध्र प्रदेश में अमराराम नाम का प्रसिद्ध शैव तीर्थ स्थान था एक, जिस अमराराम के नाम पर अमरावती नाम प्रसिद्ध हुआ था। अमरावती नाम कैसे प्रसिद्ध हुआ साथियों? ये मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश में अमराराम का प्रसिद्ध एक शैव तीर्थ स्थल था, जहाँ पर उसे अमरावती के नाम से जाना गया। बाद में ये गुंडर जिले के कृष्ण नदी के तट पर स्थित था। लेखों में भी अमरावती स्तूप का प्राचीन नाम धव्य कटक मिलता है, जहाँ से ये पता चलता है कि अशोक के स्तंभों में भी कुछ खंड में भी मिले हैं कि ये अन्य स्थानों के समान अशोक के ने यहाँ भी एक स्तंभ का निर्माण करवाया था, जो अमरावती का स्तूप था यहाँ पर। तो इस प्रकार अशोक के स्तंभ बहुत पूरे भारत में कहीं ना कहीं ये बनवाए थे, जिसके साक्ष्य 15 ही मिल पा रहे हैं, और बहुत सारे साक्ष्य विलुप्त हो चुके हैं, जो कि नष्ट हो चुके हैं, जो कि कहीं ध्यान ही नहीं हो, दबे हुए हैं, नहीं मिले, ऐसी चीज़ें हैं। केवल वेदिका, इस जो हम बता रहे हैं अमरावती के स्तूप में केवल वेदिका संगमरमर की थी, बल्कि गुंबद भी संगमरमर की। कहने का मतलब केवल वेदिका संगमरमर की नहीं थी, उसके जो आपके गुंबद था, गुंबद जो बना हुआ था वो भी संगमरमर का बना था। जो अशोक का स्तूप है, अशोक का अमरावती का स्तूप, जो संगमरमर की पट्टिकाओं से जोड़ा गया था, उन्होंने यहाँ के प्राप्त जो शिलपट्टे हैं और मूर्तियाँ हैं उसके अंदर रेखांकित रेखा चित्र तैयार किए गए थे, जिसमें 1840 ईस्वी में इलियट आते हैं, जब एक इलियट विद्वान आते हैं 1840 में स्तूप के एक भाग की खुदाई करते हैं, और खुदाई करवाने के बाद गुंबद के शीर्ष भाग पर एक मंजूसा अनुमान किया गया है, और एक स्तूप के आकार काफ़ी बड़े हुआ करते थे। इतने बड़े आकार का होना और वेदिकाओं, स्तंभों और ईंटों की चौकियों पर स्थापित किया जाते थे। इस प्रकार के स्तंभों के ऊपर उत्कीर्ण जो थे, दो स्तंभों के मध्य 3-3 सूचियाँ लगाई गई थी, 3-3 सूचियाँ लगाई गई थी, सभी के ऊपर कलापूर्ण नक्काशी की गई थी। इस प्रकार से वेदिकों के चारों ओर 26 फुट चौड़ा एक ओर तोरणा द्वार, दूसरी ओर मूलतः एक स्तूप का निर्माण 200 ईसा पूर्व के आसपास हुआ होगा। इतने समय में बना हुआ एक स्तूप का निर्माण, इतना बड़ा स्तूप, आप सोचिए 200 ईसा पूर्व के आसपास में ये हुआ होगा, इस इतना मूलतः स्तूप का निर्माण। तो ये स्तूपों की प्रमुख खास विशेषताओं में मैं आपको बता रहा था, और तथा इसके कलाकृतियों में सजाया भी गया था, बहुत सारी इसके ऊपर बहुत सारे चित्र बनवाए गए। संभवतः इसके स्तूप के चारों ओर पाषाण वेदिका भी बनी हुई है। तो इन प्रकार की चीज़ों को आप जरूर लिखिएगा एग्जाम में। और अब आगे की ओर चले तो वेदिका तथा स्तंभों पर उत्कीर्ण बहुसंख्यक चित्र सातवाहन युगीन कला के चरमोत्कर्ष को त्यम्भ करते हैं, जो कि जातक कथाओं में भी लिए गए हैं। आपको अनेक दृश्य देखने को मिल जाएगा, जैसे कि धर्म चक्र पूजा आदि, तो ये जातक कथाओं के लिए बताए गए हैं। और बाद में स्तंभों पर भी कुछ चीज़ें मिलेंगी आपको, जैसे बोधि वृक्ष, धर्म चक्र, बोधि वृक्ष, जहाँ गौतम बुद्ध क्या करते थे, तपस्या करते थे, उसे बोधि वृक्ष कहा जाता है। और धर्म चक्र, स्तूप आदि दृश्य यहाँ पर भी अंकन मिल जाएंगे। प्रतीकों तथा मूर्तियों को दोनों रूपों में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ किया गया शिला पट्टियों का ऊपर बुद्ध के जीवन की विविध घटनाओं का दृश्य अंकित किए जाते थे। शिल पट्टियाँ जो ऊपर की ओर होती थी, उस पर बुद्ध के जीवन के विविध घटनाओं को दर्शाया जाता था, और इस प्रकार के स्तूपों पर। और साथ ही साथ अमरावती का जो स्तूप है, ये महास्तूप भारतीयों में कहे गए हैं। महास्तूप वास्तुकला की उज्ज्वलीकृत है, क्योंकि चारुत्व के विविध तत्वों में जो मनोहरी समन्वय इस महान कृति में दार्शनिक हैं। और वो कहते हैं, कुमार स्वामी भी यहाँ कहते हैं कि शिल्पकला जो है, ये भारतीय कला का महत्व अत्यंत विलासी एवं अतीत सुकुमार पुष्प मानते हैं। ये अनेक विद्वानों की जो बात है। अब हम आपको चैत्यगृह बताएंगे, जो कि आपका यहाँ से चैत्यगृह ही बताने के बाद आपको यहाँ से अशोक की जो मौर्य कला है, ये सारी चीज़ें, अशोक के स्तंभ, अशोक के स्तूप और अशोक का जो चैत्यगृह है, ये सारी चीज़ें खत्म होगी। उसके बाद आपका चैत्यगृह के बाद सिर्फ बचेगा सेकंड यूनिट का गांधार कला, जो कि आपको इस वीडियो में हम
नहीं बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। गांधार कला का अलग वीडियो ला देंगे आप लोगों के लिए। लेकिन आज हम ये जो अशोक का स्तंभ है, अशोक के स्तंभ में सारनाथ का स्तंभ और अमरावती का स्तूप अशोक के स्तूपों में, और ये अशोक के अलावा मौर्य कला, मौर्य युग की जो प्राचीन धरोहरें थी, ये सारी चीज़ें मैं आज चैत्यगृह, ये सारी चीज़ें बता के ख़त्म करूँगा वीडियो। तो चैत्यगृह कैसे हुआ करते थे, देखिए चैत्यगृह, ये आपको सामने जो फिगर दिख रहा है ये चैत्यगृह का है। चैत्यगृह कैसे बने हुए होते थे, देखिए ये है चैत्यगृह। चैत्यगृह में आपको अंतिम सिरा अर्धचक्राकार मिल जाएगा और दक्षिणा पथ मिल जाएगा, ये जो गोला सा बीच में बना हुआ है। और उसके अलावा आपको स्तूप दिख जाएगा, स्तूप नीचे की ओर है ये, और स्तंभ, इसको जो किनारे किनारे है इसको स्तंभ बोलते थे। नाभि, ये बीच के हिस्सों को नाभि बोलते थे। और उसके अलावा गभा जो वातायन था, गवाक्ष कक्ष था, ये बीच का हिस्सा हुआ, नीचे का हिस्सा हुआ करता था। प्रवेश द्वार भी नीचे सामने की ओर बने हुआ करते थे, तो ये प्रवेश द्वार हुआ करते थे। तो इस प्रकार से आपका जो है अशोक स्तंभ हुआ करते थे। तो देखिए साथियों, मैं आपको बता रहा था कि अशोक स्तंभ, जैसे कि अशोक स्तंभ के बाद चैत्यगृह, चैत्यगृह भी आप इस तरह से बना सकते हैं, बहुत सिंपल ये है आपके लिए बनाना। आप चैत्यगृह की भी कुछ चीज़ें बता दें। चैत्यगृह देखिए, बौद्ध धर्म में सिंह का महत्वपूर्ण स्थान था बौद्ध धर्म के विकास में, किंतु भिक्षु भिक्षुणियों घूम घूम कर धर्म प्रचार करते थे। ये भिक्षु और भिक्षुड़ियाँ जब मतलब धर्म का भिक्षुड़ियाँ धर्म का जब प्रचार घूम घूम करते थे, लेकिन जो क्या था, संघ संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए एक स्थान पर समय समय एकत्र होकर के वहाँ पर आवश्यक जो बैठक करते थे। इस प्रकार बैठकों के लिए सभा भवन एवं की बहुत आवश्यकता का अनुभव हुआ उन्हें। तो ऐसे भवनों को स्तूप के निकट होना आवश्यक बताया गया। इस बात को ध्यान में रखकर भवन की परिकल्पना की गई, और जो स्तूप के युग में ही बौद्ध धर्म के स्तूप क्या हुए, के प्रतीक हुए, और बौद्ध धर्म के स्तूप जो है बनवाए गए। क्योंकि चैत्यगृह भी इसी वजह से बनवाए गए थे, जहाँ पर मूर्ति निर्माण विधान नहीं था। बुद्ध के प्रतीक के रूप में स्तूप पूजे जाते थे। पूजनीय पूजार्थक स्तूप को ही वास्तुतः चैत्य कहा जाता है। जो पूजार्थक स्तूप, मैंने अभी आपको अमरावती का स्तूप बता दिया, तो जो पूजार्थक स्तूप हुआ करते थे उन्हें ही अर्थात चैत्य कहा जाता है। चैत्यगृह उन्हीं को कहा जाता है, जो स्तूप का ही दूसरा रूप चैत्यगृह है, और जहाँ पूजा हुआ करते थे। और चैत्यगृहों के प्रकार में आपको दो प्रकार के चैत्यगृह बता देते हैं। पहला संरचनात्मक चैत्यगृह, दूसरा शैलकृत चैत्यगृह। यही दो चैत्यगृह बताएंगे, उसके बाद आपका ये वीडियो समाप्त होगा, और फिर आप टेलीग्राम पर जा कर के ये हमारा ले लेंगे वीडियो से, टेलीग्राम से हमारा नोट्स। देखिए संरचनात्मक शैल, जो संरचनात्मक चैत्यगृह हुआ करते थे ये क्या थे। संरचनात्मक जो शैल ग्रहों का निर्माण हुआ करता था, ये ईंटों और पत्थरों के टुकड़ों को जोड़ जोड़ कर किया जाता था। ईंट उस वक्त भी थे, ईंटों और पत्थरों के द्वारा जोड़ जोड़कर संरचनात्मक चैत्यगृह का निर्माण किया जाता था, संरचनात्मक स्तूप का निर्माण किया जाता था। ये चैत्यगृह बनावट के रूप में घास फूस से निर्मित झोपड़ी की तरह हुआ करते थे, क्योंकि जो इसकी दीवारें थे वो ईंट और पत्थरों को जोड़ करके जब बना दिया जाता था, तो ऊपरी हिस्सा जो छत जो इसका ऊपरी हिस्सा हुआ करता था, तो उसको ये लोग क्या करते थे, घास फूस जो मिलते थे उससे मिला करके उसे झोपड़ी बना देते थे। और चैत्यगृह पूर्णतः विनष्ट भी हो गए, और पर्वतों के ऊपर से जो नीचे की ओर काटते हुए शैल चित्रगृह बनाए गए हैं। शैल चित्रगृह जो हुआ था, दो चैत्यगृह आपको बताए हैं। पहला क्या है, संरचनात्मक चैत्यगृह, जो कि ईंटों और पत्थरों से जोड़कर बनाए जाते थे, और ऊपरी हिस्से को जो क्या करते थे, घास फूस की एक बना दिया जाता था, जाकि नीचे जो है वे सेफ हो सके। और जो शैलकृत चित्रगृह मतलब चैत्यगृह हुआ करते थे, ये पर्वतों के पास में जो ऊपर से नीचे की ओर उतरते वक्त, नीचे आते वक्त वहाँ पर काट करके बनाया जाता था, काटते हुए बनाया जाता था शैलकृत चैत्यगृह।
और प्रारंभ में यह चैत्यगृह सामान्यतः आयताकार होते थे जिनकी लंबाई अधिक होती थी, और बाद में क्या हुआ, इसका सिरा अर्ध चंद्राकार होता था जिसमें स्तूपों की स्थापना की जाती थी। और बाद में ये गोलाकार बनाया जाने लगा, जिसमें ये क्या यहाँ इसमें लोग करते क्या थे, तो स्तूप के संबंध में विशाल मंडप का निर्माण किया जाता था जिसमें भिक्षु एकत्रित होते थे इस मंडप में। और महायान युग में भी मंडप होते थे। महायान युग जो आपके आएगा तो उनमें भी मंडप हुआ करते थे जिसके समक्ष बुद्ध की मूर्ति का निर्माण भी किया गया है। मंडप के किनारे किनारे स्तंभ बने हुआ करते थे। स्तंभ एवं पाषाण भित्ति मध्य भाग में दक्षिणापथ कहा जाता था। इस प्रकार चैत्य गृहों की परिक्रमा की जाती है। स्तंभों की भित्ति में बहुत सारी चीज़ें और गोलाकार पर्वत की काट कर बनाए गए थे। जैसे भवनों के निर्माण में स्तंभों को कोई औचित्य नहीं था, किंतु कलाकार प्रारंभ में ही काष्ठ कला के दक्ष थे और काष्ठ निर्मित भवनों को शैली इन चैत्य गृहों में प्रयुक्त की जाती थी। इस प्रकार की धरोहर आपके मिलेगी। चैत्य गृहों को बनाने में ढलुआ, अतः यह भाग ढोलाकार हुआ करते थे। छत को ढलुआ बनाते थे ताकि ऊपर बारिश के समय में पानी जो आए वो नीचे चला आए, ऊपर ना रुके, तो छत जो थे वो ढलुआ बनाए जाते थे। काष्ठ स्तंभों पर घास फूस से ही बनाया जाता था। जो काष्ठ स्तंभ हैं वो भी घास फूस से ऊपर ही छत को बनाया जाता था। छप्पर का अनुसरण कहा जा सकता है कि यह कहा जा सकता है कि जो प्रस्तर छत थे वे संभालने के लिए काष्ठ ध्वनियों एवं बडेरों का भी प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से विभिन्न कलाओं का प्रयोग किया गया है जहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। यहीं से आपका ये चीज़ें चैत्यगृह जो है वो समाप्त होता है साथियों, क्योंकि चैत्यगृहों और भी कई प्रकार के चैत्यगृह आपको मिल जाएंगे। चैत्यगृह जो घर सूरत में मिल जाएगा आपका। चैत्यगृह पुरजित होते थे। चैत्यगृह की प्रमुख विशेषताएं हैं, ये आपको जो पॉइंट वाइज दिख जा रहा है, ये चैत्यगृह की बहुत प्रमुख विशेषताएं हैं जो कि आपको PDF हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा और वहाँ से आप देख लीजिए। आगे चल कर के स्तूपों स्तंभों के बीच बहुत सारे रिक्त स्थान हुआ करते थे। चैत्यगृह की जो प्रमुख विशेषताएं वो 7 पॉइंट में पूरा एक पेज में आपको लिखना है। आप हमारे इस PDF को ले करके देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी मैं अपने लिंक को पिन कर दूंगा जहाँ से आप टेलीग्राम पर जा सकेंगे। और उसके साथ साथ हीनयान परंपरा से संबंधित चैत्यगृह बनाए गए हैं। महायान परंपरा से संबंधित चैत्यगृह बनाए गए थे जिसकी प्रमुख विशेषताएं आपको देखने को मिलेगी। और उसके अलावा पूरे भाग कार्ला, जेड़वा, जुन्नार, मुंबई में कन्हैरा, औरंगाबाद में पितरखोरा, अजंता, एलोरा, ये तमाम प्रकार की जगहों पर ये चीज़ें बनाई गई हैं। चैत्यगृह स्तूप कार्ला चैत्यगृह है जो इस प्रकार का विशाल चैत्रागृह, एक विशाल चैत्रागृह है जो 3 विहार हैं। कार्ला चैत्यगृह के बारे में भी आप कुछ चीज़ें लिख लेंगे क्योंकि वीडियो आपका हो गया है 41 मिनट का, जो कि सबसे प्राचीन इतिहास का सबसे लंबा वीडियो माना जाता है। अब आगे आपको अगली वीडियो में हम पढ़ाएंगे गांधार कला। यही इस वीडियो समाप्त होता है। वीडियो बहुत लंबा हो गया साथियों, जिससे कि लोग इसको देखना कम पसंद करते हैं लंबा वीडियो हो जाने के कारण। लेकिन क्या है कि आपका सारी चीज़ें समाप्त करना भी हमारा एक अहम कर्तव्य है, अहम भूमिका है। यहीं से साथियों आपके हम विदा लेंगे और आपको बता दें कि आप यदि हमारे इस वीडियो को पूरा देखें हैं तो प्लीज़ आप इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि ये सबके पास पहुंच सके। और PDF आप जाकर टेलीग्राम पर ले लीजिएगा और हमारे सोशल मीडिया से भी आप जुड़ सकते हैं। आइए मुझे सोशल मीडिया से फॉलो कीजिए और फॉलो बैक लीजिए और हमसे जुड़े रहिए हमेशा के लिए। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और सारी PDF सारी चीज़ें आपको पढ़ाएंगे। साथ ही आपके लिए एक स्पेशल वीडियो मैंने बनाया है जो कि एग्ज़ाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले हैं उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और उसका लिंक हम कमेंट बॉक्स में भी दे देंगे। तो ये आपको ज़रूर देखना है क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है वो जो आपको देखना चाहिए।